हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो हमने आप सभी के लिए डिज़ाइन करी है। सब्जेक्ट कोड है हमारा BMB 208। एक ही यूनिट में फुल सिलेबस एक्सप्लेन करा गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का ज़माना इंफॉर्मेशन ड्रिवन है। जो ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से मैनेज करता है वही आगे बढ़ाता है, और इसी पर्पस के लिए MIS का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं MIS होता क्या है। MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। इस सिस्टम में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पीपल मतलब लोग बाग, प्रोसेस काम करने का तरीका, डेटा और टेक्नोलॉजी। ये सिस्टम एनकरेज करते हैं कि मैनेजर को टाइमली और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो बेटर डिसीजन ले सके, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल पे हो। अब बात करते हैं MIS की ज़रूरत क्यों पड़ती है। MIS की ज़रूरत डिसीजन मेकिंग के लिए पड़ती है। MIS जो है एक्यूरेट, टाइमली और रेलिवेंट डेटा प्रोवाइड कराता है, जिससे मैनेजर हर लेवल पे स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल बेटर डिसीजन ले पाता है। डेटा इंटीग्रेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे HR, फाइनेंस और मार्केटिंग। MIS इन सभी को डेटा एक सेंट्रलाइज सिस्टम में इंटीग्रेट करता है, जिससे कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है। इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी, जो काम मैनुअल प्रोसेस में टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे रिपोर्ट बनाने या इन्वेंट्री चेक करना, वो MIS के थ्रू ऑटोमेट हो जाता है। इससे ह्यूमन एरर रिड्यूस होती हैं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग, MIS पास्ट डेटा को एनालाइज करता है, जिससे फ्यूचर के लिए प्लानिंग जो है इजी हो जाती है, चाहे डेटा हो बजटिंग के लिए या रिसोर्स एलोकेशन के लिए या परफॉर्मेंस फॉरकास्टिंग के लिए। MIS हर जगह यूजफुल होता है, चाहे आपको फॉरकास्ट करना हो, परफॉर्मेंस एनालाइज करनी हो, बजट प्लानिंग करनी हो, हर जगह जो है MIS यूजफुल होता है। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। अगर कोई डेविएशन मिले तो उस पर इमीडिएट कलेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, आज के मार्केट में कंपटीशन हाई है और डिसीजन फास्ट लेना पड़ता है। MIS ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एज देता है, फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग के थ्रू। चलिए अब समझते हैं MIS के मेन पर्पस क्या होते हैं। MIS का ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड कराना, जैसे कि टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। मिडिल लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल डिसीजन में मदद करता है। लोअर लेवल पे रूटीन रिपोर्टिंग और डेली ऑपरेशन को मैनेज करता है। इसके की पर्पस होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन देना, कम्युनिकेशन और वर्कफ्लो को इम्प्रूव करना, डेटा को सिक्योरली स्टोर और मैनेज करना, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में सपोर्ट देना। ये होते हैं मेन पर्पस ऑफ MIS। दोस्तों, हर सिस्टम के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और MIS भी इससे अलग नहीं है। उसके कुछ स्पेसिफिक गोल होते हैं, जैसे कि टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। MIS इंश्योर करता है कि डिसीजन मेकर को सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त और सही फॉर्मेट में मिले। इम्प्रूव करता है डिसीजन क्वालिटी, अगर डेटा रेलिवेंट, अपडेटेड और कंप्लीट हो तो डिसीजन भी एक्यूरेट होता है। MIS इसी काम के लिए बना है। प्लानिंग एंड कंट्रोल, MIS हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल एफिशिएंटली प्लान और मॉनिटर करने में। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, रूटीन टास्क जैसे रिपोर्टिंग और एनालिसिस को ऑटोमेट करके MIS एफिशिएंटली और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों को जो है बूस्ट करता है। साथ ही साथ सपोर्ट करता है बिजनेस गोल्स में। MIS IT सपोर्ट को बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन कराता है, ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव किए जा सकें। चलिए अब एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव लेते हैं, जैसे कि कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू MIS। ये समझाने में हेल्प करता है कि आज के ऑर्गेनाइजेशन MIS को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल अप्रोच देखते हैं। ये अप्रोच मेनली टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क
और एल्गोरिथम। इस अप्रोच में कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशंस रिसर्च और मैनेजमेंट साइंस के इंटीग्रेशन होता है, जैसे कि डेटा वेयरहाउस बनाना या ईआरपी सिस्टम डिजाइन करना। फोकस करता है सिस्टम की स्पीड, सिस्टम परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी और स्टोरेज पे। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल अप्रोच। ये अप्रोच लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ नए सिस्टम को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, इन्वॉल्व डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स। जैसे जब ऑर्गेनाइजेशन में नया MIS इम्प्लीमेंट होता है और लोग उसे अडॉप्ट करने में हेजिटेट करते हैं। इसमें फोकस होता है सिस्टम को यूजर फ्रेंडली और कल्चरल सूटेबल बनाने पर। सोशियो टेक्निकल अप्रोच। ये अप्रोच टेक्निकल और ह्यूमन सिस्टम के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि डैशबोर्ड को यूजर रोल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना। गोल होता है जॉइंट और ऑप्टिमाइजेशन, यानी लोगों और टेक्नोलॉजी दोनों इफ़िशिएंटली काम कर सकें। ऑप्टिमाइज हो पीपल के अकॉर्डिंग, जैसे कि किसी का कोई वर्क है तो उसको जो ऑप्टिमाइज मिले वर्जन वो उसके अकॉर्डिंग हो, उसे भी काम करने में आसानी रहे। एंटरप्राइज अप्रोच। ये MIS को एंटरप्राइज लेवल सिस्टम के रूप में देता है। MIS डिजाइन किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स जैसे HR, फाइनेंस, सेल्स को कनेक्ट और इंटीग्रेट कर सके। ERP सिस्टम जो हर डिपार्टमेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करता है। गोल होता है IT सिस्टम को बिजनेस गोल के साथ अलाइन कराना, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल विजन के लिए। अभी तक जैसे हमने जो जाना उसमें आता है हमारे टेक्निकल अप्रोच। टेक्निकल अप्रोच के फोकस एरिया होते हैं सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और ये रिलेटेड होता है IT और कंप्यूटर साइंस से। इसके बाद आया बिहेवियरल अप्रोच। ये होती है पीपल पे फोकस होता है, कल्चर और बिहेवियर पे, और रिलेटेड फील्ड होता है साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। सोशियो टेक्निकल, ये जो है फोकस एरिया होता है बैलेंस करना बिटवीन टेक एंड ह्यूमन सिस्टम। रिलेटेड फील्ड होता है IT, HR और सोशोलॉजी हाइब्रिड। एंटरप्राइज जो है इसका फोकस एरिया होता है ऑर्गेनाइजेशन के वाइड स्ट्रेटजी पे, और रिलेटेड फील्ड होता है बिजनेस मैनेजमेंट और IT। अब जानते हैं इंफॉर्मेशन एज ए स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, ये होता क्या है। दोस्तों, आज के डिजिटल ज़माने में इंफॉर्मेशन सिर्फ एक सपोर्ट टूल नहीं, ये एक पावरफुल एसेट बन चुका है। एक ऐसे रिसोर्स जिसे ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रेटेजिक गोल अचीव करने के लिए यूज करती है। जैसे कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल और ऑब्जेक्टिव को इन्फ्लुएंस करती है। इसका यूज किया जाता है प्लानिंग में, इनोवेशन के लिए, बिजनेस डिसीजन लेने के लिए, और सबसे ज़रूरी कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए। अब समझते हैं स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि गोल ओरिएंटेड, ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के गोल, लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन होती है। रेलिवेंट, ये डेटा स्पेशली स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए टेलर्ड किया जाता है। टाइमली, सही डिसीजन लेने के लिए ये इंफॉर्मेशन सही समय पे मिलती है। सिक्योर एंड रिलायबल, ये कॉन्फिडेंशियल होती है और ऑथराइज्ड एक्सेस से अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट की जाती है, और हमेशा एक्यूरेट और भरोसेमंद होती है। इंटीग्रेटेड, ये इंफॉर्मेशन मल्टीपल डिपार्टमेंट के डेटा को कंबाइन करती है, एक कंप्लीट व्यू देती है जिससे टॉप लेवल मैनेजर एफिशिएंटली डिसीजन ले सके। वाई इंफॉर्मेशन इज ए स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, तो अब सवाल उठता है इंफॉर्मेशन को स्ट्रेटेजिक रिसोर्स क्यों माना जाता है। क्योंकि सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फ्यूचर गोल्स, डायरेक्शन और पॉलिसीज बनाने में इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्प करती है। एनेबल करती है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, मेकिंग ट्रेंड्स, कंपटीटर्स की स्ट्रेटजीज और कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करके ऑर्गेनाइजेशन अपनी पोजीशन इंप्रूव कर सकती है। हेल्प करती है इन इनोवेशन, इंफॉर्मेशन से गैप और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की जा सकती है जो नए प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप करने में मददगार होती है। ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, डेटा ड्रिवन
डिसीजन हेल्प करते हैं समझने में कि कहाँ पैसा, टाइम और मैन पावर इन्वेस्ट करना सही होगा, कहाँ पे हमें फ़ायदेमंद होगा। इम्प्रूव करती है रेस्पॉन्सिवनेस। अगर मार्केट या कस्टमर डिमांड में कोई सडन चेंज आए तो ऑर्गेनाइजेशन क्विकली रेस्पॉन्स दे सके इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। दोस्तों चलिए अब देखते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि रिटेल, कस्टमर की बाइंग हैबिट को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड प्रमोशन बनाए जाते हैं। ऑटोमेटिव, रीजन वाइड डिमांड प्रिडिक्ट करके प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है। बैंकिंग, डेटा एनालिटिक्स से रिस्क एक्सेस और फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है। ई कॉमर्स, रियल टाइम कॉम्पिटिटर्स डेटा की बेसिस पर डायनामिक प्राइसिंग सेट की जाती है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट करते हैं। रियल टाइम जो कॉम्पिटिटर डेटा होता है हमारा कि हमारे साथ के और जने क्या प्राइस दे रहे हैं, उस चीज़ को रियल टाइम एनालाइज करा जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करी जाती है टाइम टू टाइम। जैसे कि अमेजॉन हर कस्टमर का जो ब्राउजिंग और परचेजिंग पैटर्न है उसे ट्रैक करता है, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देता है, डिलीवरी और लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइज करता है। प्राइस रियल टाइम कंपटीशन के बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। इस अप्रोच से अमेजॉन हमेशा अपने कंपटीटर से एक कदम आगे रहता है। यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज। अब समझते हैं कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होते हैं। कम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कुछ ऐसे फैक्टर्स डेवलप करना जो आपको आपके कंपटीटर से बेहतर बनाएं, जैसे कि लोअर प्राइस, बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज, सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस देना। और दोस्तों इन सब में इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंफॉर्मेशन हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो जो है अपने कंपटीटर के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सके, स्मार्ट डिसीजन ले सके, क्विक रेस्पॉन्स कर सके और इम्प्रूव कर सके ऑफर। चलिए देखते हैं इंफॉर्मेशन किस तरह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करती है। जैसे कि डिफरेंशिएशन, कस्टमर डेटा के बेसिस पे पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि आपका जो है नेटफ्लिक्स हो गया, जो आपकी जो है व्यूइंग हैबिट है उसके बेसिस पे आपको नए नए शो रिकमेंड करे जाते हैं। या यूट्यूब हो गया, आप जिस तरीके की वीडियो देखते हैं उस तरीके की वीडियोस आपके रिकमेंडेशन में आती रहती हैं। कॉस्ट लीडरशिप, ऑपरेशंस और सप्लाई चेन का डेटा एनालाइज करके कॉस्ट मिनिमाइज करना। जैसे कि वॉलमार्ट, जिसका रियल टाइम इन्वेंट्री सिस्टम स्टॉक को इफ़िशिएंटली मैनेज करता है। इनोवेशन, इंसाइट के जरिए नए आइडिया या प्रोडक्ट डेवलप करना। जैसे कि एप्पल जो है मार्केट रिसर्च और फीडबैक के बेसिस पे नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है। मार्केट इंटेलिजेंस एंड कस्टमर रिलेशनशिप, मार्केट इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री और कंपटीशन के ट्रेंड को एनालाइज करके बेटर डिसीजन लिया जाते हैं। जैसे कि कोका कोला हो गया, वो रीजन वाइज डेटा एनालाइज करके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करके पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अमेजॉन हो गया, जो CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का यूज करके पर्सनलाइज सजेशन और इंस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम समझते हैं इंफॉर्मेशन ड्रिवन एडवांटेजेस के कुछ पावरफुल टूल्स के बारे में। जैसे कि की एनेबलर्स, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, मैसिव डेटा सेट को एनालाइज करके वैल्यूएबल बिजनेस इंसाइट जनरेट किया जाता है। रियल टाइम रिपोर्टिंग, इंस्टेंट डेटा एक्सेस से फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन लिए जाते हैं। AI एंड मशीन लर्निंग, AI और ML का यूज करके सिस्टम प्रिडिक्शन और सजेशन ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेशन, डिपार्टमेंट को इंटरकनेक्ट करके सीमलेस कोऑर्डिनेशन और फास्ट वर्कफ्लो इंश्योर होता है। जैसे कि अमेजॉन का एक एग्जांपल है। अमेजॉन जो है परफेक्ट एग्जांपल है इंफॉर्मेशन ड्रिवन कंपनी का। जैसे कि कस्टमर बिहेवियर को ट्रैक करता है, रियल टाइम प्राइस जो है अपने ऑप्टिमाइज करता है, स्मार्ट रिकमेंडेशन होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट हाई रहता है, कॉस्ट लो रहती है और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव जो है उसे एडवांटेज मिलता है।
अब चलिए समझते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोसेस, स्ट्रक्चर या कल्चर को मॉडिफाई करता है। इसका रोल होते हैं ऑफ MIS इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जैसे कि प्रोसेस ऑटोमेशन करना, मैनुअल काम को ऑटोमेट करके एफिशिएंसी इंक्रीज की जाती है, जैसे HR फॉर्म या सैलरी प्रोसेसिंग। डिसीजन सपोर्ट, MIS स्ट्रेटजिक डिसीजन को सपोर्ट करता है डेटा ड्रिवन इंसाइट के जरिए। इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट के बीच सीमलेस और क्विक कम्युनिकेशन एनेबल होता है। नॉलेज शेयरिंग होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू स्टोर और शेयर किया जाता है। स्ट्रक्चर रीडिजाइन, डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज करके फ्लोटर्स हायरार्कीज प्रमोट की जा सकती हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस एनेबल बाय MIS क्या क्या होते हैं। जैसे कि ऑपरेशनल चेंज, इसमें आता है हमारा ऑटोमेशन, पेरोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो हमारे ऑपरेशनल लेवल पे चेंज होते हैं वो ऑपरेशनल चेंज होते हैं। स्ट्रेटेजिक चेंज, जो हमारे यूज करते हैं एनालिटिक्स का टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट और लॉन्च करने के लिए नए प्रोडक्ट को, वो आते हैं स्ट्रेटेजिक चेंज में। कल्चरल चेंज में आता है हमारा जैसे कि फॉस्टर करना एक डेटा ड्रिवन कल्चर, फोकस होना और इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी पे। स्ट्रक्चरल चेंज में आता है हमारा ट्रांजिशनिंग फ्रॉम हिरारिकल टू मैट्रिक्स और नेटवर्क बेस्ड स्ट्रक्चर। अपना स्ट्रक्चर चेंज करना वाया हमारा स्ट्रक्चर चेंज में। कल्चरल चेंज में जो है फॉस्टर करना एक डेटा ड्रिवन कल्चर को, फोकस्ड होता है इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी पे। तो ये होते हैं चेंजेस जैसे कि ऑपरेशनल चेंज, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल, साथ ही साथ स्ट्रक्चर चेंज। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ MIS ड्रिवन चेंज के। क्या क्या हमारे बेनिफिट्स होते हैं? फास्ट और ज़्यादा एक्यूरेट रिपोर्टिंग होती है, रिडक्शन होता है इन कॉस्ट और मैनुअल एरर्स में, जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है और मैनुअल एरर भी कम होते हैं। एनहेंस होती है प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस, साथ ही साथ ज़्यादा रेस्पॉन्सिव और एडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये थे बेनिफिट्स ऑफ MIS ड्रिवन चेंजेस। अब जानते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको IT भी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स होती है टू द यूज ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्किंग, स्टोरेज और अदर डिवाइसेस जो क्रिएट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, सिक्योर करते हैं, साथ ही साथ एक्सचेंज करते हैं ऑल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। ये आता है हमारा IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम में, ERP में, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में, साथ ही साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। इन सब एरिया में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपना MIS भी कर सकें सही से, डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलती है। डिसीजन लेने में हेल्प ऐसे मिलती है क्योंकि जब सारा डेटा आपके पास एक्यूरेट और रियल टाइम होगा तो डिसीजन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में भी हेल्प होती है क्योंकि रियल टाइम डेटा मिलता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी हेल्प होती है और भी बहुत सारे एरियाज हैं ये सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में। तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या क्या हैं। जैसे कि ऑटोमेशन, ऑटोमेट करता है रिपीटेटिव मैनुअल टास्क को, सेव करता है टाइम और ह्यूमन एफर्ट्स को, साथ ही साथ हाई स्पीड और एक्यूरेसी होती है। प्रोसेस करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा क्विकली और विद हाई प्रिसीजन। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है जल्दी से जल्द प्रोसेस किया जाता है और हाई प्रिसीजन के साथ में। स्टोरेज और रिट्रीवल, स्टोर करता है मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा और रिट्रीव करता है इंस्टेंटली जब आपको ज़रूरत हो। कनेक्टिविटी, कनेक्ट करता है पीपल्स और सिस्टम को थ्रू इंटरनेट, नेटवर्क और क्लाउड सर्विसेज के। डिसीजन सपोर्ट, ऑफर करता है डेटा और एनालिटिकल टूल जिससे कि स्मार्ट डिसीजन मेकिंग लिया जा सके। स्केलेबिलिटी, सपोर्ट करता है बिजनेस ग्रोथ में बिना किसी नीड के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे बढ़ा घटा सकते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योर सेंसिटिव डेटा यूजिंग
एनक्रिप्शन, आप सिक्योर कर सकते हैं अपना सेंसिटिव डेटा यूज करके एनक्रिप्शन का, फायरवॉल का और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स का। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या क्या हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टोर और एक्सेस करना डेटा एप्लीकेशंस ओवर इंटरनेट रेदर देन लोकल सर्वर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, अपना डेटा स्टोर और एक्सेस करना लोकली सेव करने की जगह क्लाउड पर और इंटरनेट के थ्रू ही उसे एक्सेस करना, ये चीज़ होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बेनिफिट होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्केलेबल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। कॉस्ट इफेक्टिव ऐसे कि आपको कोई लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड ड्राइव वगैरह और इन सभी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो है सीधे क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लीजिए, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब चाहें आप अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से और कम भी कर सकते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। सिस्टम दैट कैन थिंक, जो सिस्टम सोच सके, सीख सके और डिसीजन ले सके ह्यूमन की तरह, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इनके यूज कैसे हैं, जैसे कि चैटबॉट्स होने, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होना, इमेज रिकॉग्निशन और फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिनको IoT भी कहा जाता है। डिवाइसेस जो कि कनेक्टेड होते हैं टू द इंटरनेट दैट कलेक्ट एंड शेयर डेटा, जो कलेक्ट करते हैं और शेयर करते हैं डेटा को, जैसे कि स्मार्ट होम हो गए, वियरेबल हेल्थ मॉनिटर्स हो गए और इंडस्ट्रियल सेंसर्स। इसके बाद आता है डेटा, बिग डेटा और एनालिटिक्स, कलेक्टिंग, स्टोरिंग और एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू अनकवर फ्रॉड और इनसाइट, ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स। क्या क्या ट्रेंड्स हैं उन सभी को समझना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करना, कलेक्ट करना, ये होता है बिग डेटा और एनालिटिक्स। यूज होता है मार्केटिंग, फाइनेंस और हेल्थ केयर में। अब आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम है जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन सिक्योरली। ये जाना जाता है पावरिंग क्रिप्टो करेंसीज के लिए और यूज होता है सप्लाई चेन और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी एडवांसेस। ड्यू टू राइजिंग सिक्योरिटी थ्रेट, IT का फोकस होता है एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम पर। इसमें इंक्लूड होता है AI बेस्ड इंट्रोक्शन डिटेक्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और जीरो ट्रस्ट नेटवर्क। ये सभी चीज़ के बारे में जानकारी लेना और यूजर को अलर्ट देना। ईच कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग डेटा क्लोजर टू द सोर्स डिवाइस इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू इट क्लाउड। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोसेस करा जाता है डेटा क्लोजर टू द सोर्स डिवाइस, ना कि क्लाउड पर भेजकर। रिड्यूस होती है इससे लेटेंसी, यूजफुल होता है रियल टाइम एप्लीकेशंस में, जो यहाँ पे सेल्फ ड्रिवन कार्स होती हैं, जैसे कि अब जैसे सेल्फ ड्रिवन कार वगैरह हैं। इसमें क्या होता है, ये नहीं है कि आपका जो है सारा डेटा रियल टाइम पहले क्लाउड में जाएगा, वहाँ पे एनालाइज होगा और उसके बाद आपकी कार पे आएगा, नहीं। उसको इतना पावरफुल बनाया गया है कि जो है वो अपने आप से डिसीजन ले सके, उसको एनालाइज करे, वो उसमें सिस्टम वो सब डाले गए हैं। एग्यूमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, AR और VR, ब्लेंडिंग डिजिटल कंटेंट विद रियल वर्ल्ड और सिमुलेटिंग कंप्लीट एनवायरनमेंट। यूज करा जाता है इसका ट्रेनिंग, गेमिंग, रिलेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए। AR और VR जो होते हैं इनका यूज होता है। रोबोटिक प्रोसेसिंग, प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA, यूज होता है सॉफ्टवेयर रोबस्ट टू हैंडल रिपीटेटिव टास्क। यूज करा जाता है सॉफ्टवेयर रोबोट्स का हैंडल करने के लिए रिपीटेटिव टास्क का। रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन का जो है, आप जैसे कि आपका ऑटोमेटिक बिल जनरेशन हो गया, प्रोसेसिंग क्लेम्स हो गया, इस तरीके से इनका जो है ऑटोमेटिक टास्क में यूज होता है, जिससे कि सर्विस फास्ट होती है और टाइम जो है रिड्यूस होता है। लो कोड और नो कोड प्लेटफॉर्म अलाउ करता है नॉन प्रोग्रामर्स को कि वो क्रिएट कर सके ऐप यूज करके वर्चुअल इंटरफेस का। स्पीड अप करता है डेवलपमेंट और इनोवेशन में। IT कैपेबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट,
सबसे पहले जानते हैं आईटी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। आईटी कैपेबिलिटीज़ ये वो टूल्स, टेक्नोलॉजी और लोगों की स्किल होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट, इफेक्टिव और कम्पिटिटिव बनाती है। इसका यूज होता है, सपोर्ट करती है ये ऑपरेशंस में, इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस और क्रिएट करती है कम्पिटिटिव एडवांटेज। की आईटी कैपेबिलिटीज़ में आते हैं जैसे कि हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सर्वर, नेटवर्क, बिजनेस एप्लीकेशंस जैसे कि ERP, CRM, ATC, डेटा और एनालिटिक्स जो हेल्प करते हैं इन्फॉर्म डिसीजन लेने में, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट को सीमलेस कनेक्ट करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लाउड बेस्ड या मोबाइल प्लेटफॉर्म जो ऑपरेशंस को फ्लेक्सिबल और स्केलेबल बनाते हैं। इसका इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशनल पे, जैसे कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है, कोलैबोरेशन बेटर होता है, इनोवेशन एक्सीलरेट होती है और मार्केट में कम्पिटिटिवनेस बूस्ट होती है। कोर आईटी कैपेबिलिटीज़ जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल होती हैं, जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक एलिमेंट जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और क्लाउड सिस्टम जो बिजनेस ऑपरेशंस के जो है फाउंडेशन बनाते हैं। डेटा मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इफ़िशिएंटली कलेक्ट, स्टोर और मैनेज करने की कैपेबिलिटी ताकि एक्यूरेट और टाइमली इंसाइट मिल सके। ऑटोमेशन टूल्स, ERP, CRM, RPA जैसे टूल्स का यूज करके रिपीटेटिव प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एरर कम होते हैं। एनालिटिकल कैपेबिलिटी, बिजनेस इंटेलिजेंस BI टूल्स के जरिए डेटा का डीप इंसाइट करके स्मार्ट डिसीजन लिए जाते हैं जो बिजनेस ग्रोथ में मददगार होते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कि टूल्स VoIP, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्लैक जो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को स्मूथ और इफेक्टिव बनाते हैं। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, डेटा और सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल का यूज किया जाता है। आईटी ह्यूमन स्किल, स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स जो सिस्टम को डिजाइन, डेवलप, मेंटेन और सिक्योर करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल बैकबोन होते हैं ये। ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट ऑफ आईटी कैपेबिलिटीज़, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि आज हर ऑर्गेनाइजेशन आईटी पे हेविली डिपेंड करती है। ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट ऑफ आईटी कैपेबिलिटीज़ में आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आईटी रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करता है जिससे काम तेज़ी से और बिना गलतियों के होता है। कॉस्ट रिडक्शन होता है, मैनुअल और पेपर बेस्ड सिस्टम की जगह डिजिटल टूल्स का यूज होता है जिससे काफ़ी ऑपरेशनल कॉस्ट बचती है। स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आईटी से ऑर्गेनाइजेशंस जल्दी मार्केट और कस्टमर नीड के हिसाब से अडेप्ट कर पाता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड और रिपोर्ट से डिसीजन फास्ट और एक्यूरेट होते हैं। ग्लोबल रीच, क्लाउड और इंटरनेट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन 24/7 ग्लोबली ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी बाउंड्रीज़ के। कस्टमर रिलेशनशिप, CRM टूल्स से सर्विस बेटर होती है, पर्सनलाइजेशन मिलता है और फीडबैक को इफ़ेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। स्ट्रेटजिक एडवांटेज, आईटी इनोवेशन और नए डिजिटल बिजनेस मॉडल्स को सपोर्ट करता है जो कम्पिटिटिव एज क्रिएट करता है। बिजनेस प्रोसेस चेंज, आईटी से फ्रेमवर्क को री इंजीनियर किया जा सकता है और पुराने मैनुअल प्रोसेस मॉडर्नाइज्ड हो जाते हैं। व्हाट आर आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, क्या होती हैं आईटी एनेबल्ड सर्विसेज? ITES का मतलब है ऐसी सर्विस जो आईटी टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए प्रोवाइड की जाती हैं। ये सर्विस अक्सर आउटसोर्स भी की जाती हैं ताकि कंपनी अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर सके और कॉस्ट सेव हो। ITES, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज एक मेजर पार्ट है
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का, और ये डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन बन चुकी हैं। टाइप्स ऑफ आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जैसे कि कॉल सेंटर एंड बीपीओ, कस्टमर सपोर्ट, टेक सपोर्ट और हेल्प डेस्क सर्विसेज जैसे कि एयरटेल का कस्टमर केयर सेंटर हो गया या किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर सेंटर, इसका एग्जांपल हो गया जैसे। इसके बाद आता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, पेरोल प्रोसेस करना, बिल बनाना, अकाउंट हैंडल करना, ये सभी आते हैं हमारे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज में। जैसे टीसीएस जो किसी कंपनी के पेरोल मैनेज करता है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, डॉक्टर के वॉइस नोट को रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, हेल्थ केयर बीपीओस जो रिपोर्ट बनाते हैं, ई लर्निंग सर्विसेज जैसे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हो गए, डिजिटल कोर्स कंटेंट हो गए, ये सभी चीज़ जैसे अलग अलग ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे हमारे। आईटी हेल्प डेस्क हो गई, इसमें जो है रिमोट टेक सपोर्ट देना और ट्रबल शूट वगैरह जो है इन्हें सॉल्व करना। इन्फोसिस हेल्प डेस्क हो गई इसमें, जो कि ग्लोबल क्लाइंट के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। डेटा एंट्री और प्रोसेसिंग, बल्क डेटा को इनपुट, मैनेज और कन्वर्ट करना। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए प्रोडक्ट डेटा अपडेट करना होता है जैसे। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जिसको केपीओ कहा जाता है। हाई लेवल सर्विस जैसे कि एनालिटिक्स, लेजर या फाइनेंशियल रिसर्च होती हैं इसमें। एचआर सर्विसेज में रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड और एचआर एनालिटिक्स हैंडल करना, ये आते हैं सभी हमारे टाइप्स ऑफ आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में। चलिए अब जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईटी एनेबल्ड सर्विसेज क्या क्या हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, आईटीईएस से कंपनीज को लेवल कॉस्ट और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में काफ़ी सेविंग होती है। ग्लोबल एक्सेस होता है, 24/7 सर्विस होती है अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन पॉसिबल होता है, चाहे कोई भी रीजन हो सपोर्ट अवेलेबल रहता है। स्केलेबिलिटी होती है, बिजनेस ग्रोथ करें या डाउन साइज हो, जो हमारा बिजनेस है वो चाहे हमारा ग्रो कर रहा हो चाहे वो डाउन हो रहा हो, दोनों में जो है आईटीईएस को आसानी से स्केल अप और स्केल डाउन किया जा सकता है। मतलब आपकी ज़रूरत है कि मुझे जो है 100 टीबी का डेटा चाहिए स्टोरेज, तो आपको 100 टीबी का मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए मुझे 50 टीबी चाहिए, रिक्वायरमेंट आपकी कम है, तो आपको वो भी हो जाएगा। अपग्रेड भी हो जाओगे, डाउनग्रेड भी हो जाओगे। फोकस होता है ऑन कोर बिजनेस पे, जो आपका कोर बिजनेस होता है उस पर फोकस होता है। रूटीन काम आउटसोर्स करने से मैनेजमेंट अपने कोर स्ट्रेटजी पे ध्यान दे सकता है। इम्प्रूव होता है टर्न अराउंड टाइम, रियल टाइम प्रोसेसिंग से काम जल्दी कंप्लीट होता है। डिलीवरी टाइम पे भी बेटर होती है। एनहेंस होता है कस्टमर सर्विस, कस्टमर क्वेरीज का रेजोल्यूशन फास्ट होता है और सपोर्ट पर्सनलाइज भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जिसको टीपीएस कहा जाता है, ये होता क्या है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम के बारे में, टीपीएस यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। टीपीएस एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, प्रोसेस और रिट्रीव करता है। टीपीएस का यूज हर दिन के रूटीन ऑपरेशंस के लिए होता है, जैसे कि ऑर्डर लेना, एम्प्लॉयज़ के सैलरी प्रोसेस करना, इन्वेंट्री मैनेज करना या बिल जनरेट करना। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन जिससे डेटा चेंज या जनरेट होता हो। प्रोडक्ट परचेज, एम्प्लॉय सैलरी अपडेट या टिकट बुकिंग। टीपीएस इंश्योर करता है कि सब काम एक्यूरेट और फास्ट हो बिना किसी डुप्लीकेट और डेटा लॉस के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या क्या हैं। टीपीएस का काम है रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शन को फास्ट, एक्यूरेट और सिक्योर बनाना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जैसे कि हाई वॉल्यूम प्रोसेसिंग। टीपीएस जो है डेली 1000 या लाख्स ऑफ ट्रांजैक्शन हैंडल करता है, जैसे बिल, बैंकिंग और पेरोल। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसिंग होती है, सब कुछ प्री डिफाइंड रूल्स के हिसाब से होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन मैनुअली अल्टर नहीं होता। फास्ट प्रोसेसिंग से कस्टमर भी सेटिस्फाई होते हैं और बिजनेस भी स्मूथली चलता है। रियल टाइम या बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम में इंस्टेंट अपडेट होती है, जिससे एटीएम विड्रॉल वगैरह हो गए, ये सभी चीज़। ट्रांजैक्शन बैच प्रोसेसिंग क्या है, ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करके
एक बार में प्रोसेस किया जाता है, जैसे मंथली सैलरी प्रोसेसिंग हो गई, ये सभी चीज़। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें और भी आते हैं हमारे, जैसे कि एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। ट्रांजैक्शन एक्यूरेट होना चाहिए और किसी भी तरीके की डुप्लीकेसी और एरर नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी और प्राइवेसी होनी चाहिए। सेंसिटिव डेटा सिक्योर रहता है, एनक्रिप्शन होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है और जो है हाईली सिक्योर रहता है। डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ओल्ड ट्रांजैक्शन, पुराने ट्रांजैक्शन भी सेफली स्टोर्ड रहते हैं। ऑडिट और कस्टमर क्वेरीज के लिए हेल्पफुल होते हैं। एटोमिसिटी। ट्रांजैक्शन या तो पूरी कंप्लीट होती है या पूरी कैंसिल, बीच में कुछ नहीं होता, या तो यस या नो। कंसिस्टेंसी। ट्रांजैक्शन के बाद सिस्टम का स्टेट हमेशा वैलिड रहता है, डेटा कभी करप्ट नहीं होता। कंकरेंसी सपोर्ट। एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना किसी डेटा कन्फ्लिक्ट के। बैकअप एंड रिकवरी। अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो भी डेटा सेफ रहता है, थैंक्स टू रेगुलर बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ टीपीएस विद एग्जांपल। अब समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के क्या क्या होते हैं, हमारे सभी के बारे में हम जानते हैं अब। सेल्स और ऑर्डर प्रोसेसिंग। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर प्लेसमेंट और बिलिंग। पेरोल सिस्टम, मंथली सैलरी कैलकुलेशन होना। एचआर डिपार्टमेंट के डेली टूल्स हो गए। बिलिंग सिस्टम हो गए, जनरेट करना और प्रोसेस करना यूटिलिटी बिल्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मोबाइल पोस्टपेड बिल, ये सभी चीज़ें। बैंकिंग सिस्टम्स, मैनेज करना बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रियल टाइम, और जैसे कि एटीएम विड्रॉल हो गए, डिपॉजिट हो गए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गए, ये सभी चीज़। इन्वेंट्री सिस्टम, स्टॉक लेवल ट्रैक करना, रीऑर्डर पॉइंट मैनेज करना, वेयर हाउस सिस्टम में यूज होता है ये सब चीज़। रिजर्वेशन सिस्टम्स, आईआरसीटीसी, एयरलाइन और बस टिकट जैसे प्लेटफॉर्म टीपीएस का बिना इम्पॉसिबल नहीं हो सकते, ये सभी चीज़ जो है सब यूज करते हैं। इनसे जो है बिना इसके जो है ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे टाइप्स। आप जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या क्या है। सपोर्ट करता है डेली ऑपरेशंस में, हर रोज़ के काम जैसे ऑर्डर लेना, स्टॉक अपडेट करना, टीपीएस के बिना पॉसिबल नहीं होता। एनहेंस करता है एक्यूरेसी, ऑटोमेशन से ह्यूमन एरर काफ़ी कम होते हैं, स्पेशली फाइनेंस और बिलिंग में। इम्प्रूव होती है स्पीड और एफिशिएंसी, रियल टाइम अपडेट से कस्टमर को इंस्टेंट कंफर्मेशन मिलता है, सर्विस की स्पीड भी बढ़ती है। प्रोवाइड करता है हिस्टोरिकल डेटा, ऑडिट करने के लिए रिपोर्ट, पास्ट बिल रिकॉर्ड, सब कुछ ट्रैक होता है टीपीएस के थ्रू। इंश्योर करता है सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी, हर ट्रांजैक्शन सिक्योर होता है और टेम्पर प्रूफ भी। फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग में, टीपीएस का डेटा एमआईएस, डीएसएस और बीआई सिस्टम को फ्यूल करता है, जिससे हायर लेवल डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है। एनेबल होती है स्केलेबिलिटी, बिजनेस बढ़े तो टीपीएस और ज़्यादा ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकता है बिना परफॉर्मेंस अफेक्ट किए। तो ये था हमारा यूनिट 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हमने जो है सभी नोट्स की जो है पिक्चर्स अपने फेसबुक पेज स्टडी विद हर्षित पर शेयर करी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में। आप सोच रहे होंगे इंफॉर्मेशन का डिसीजन मेकिंग से क्या लेना देना, ये इनका क्या कॉम्बिनेशन, क्या इनकी जो है एक दूसरे से जानकारी। तो समझिए, किसी भी मैनेजर को जब कोई डिसीजन लेना होता है तो वो हवा में नहीं लेता, उस डिसीजन के पीछे एक्यूरेट टाइमली और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है तो डिसीजन भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन कैसी होती है। एक्यूरेसी, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे अगर सेल्स रिपोर्ट में गलती हो तो मैनेजर गलत स्ट्रेटजी बना लेगा। अगर रिपोर्ट ही गलत है और उसके बेसिस पे स्ट्रेटजी बननी है तो वो स्ट्रेटजी भी गलत हो जाएगी। तो एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। टाइमलीनेस, राइट टाइम पे जो है वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। मार्केट की डिमांड तो अब आ रही है, आप रिपोर्ट दे रहे हैं 15 दिन बाद, तो उसका भी कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया जाएगा और उसकी वजह से जो है आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, अपने प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे। रेलिवेंस,
जो भी डेटा आप यूज कर रहे हो वो डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए आपके डिसीजन के कंटेक्स्ट से। एक्स्ट्रा या अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करती है। जैसे कंप्लीटनेस, नेक्स्ट हमारा इन्फॉर्मेशन अगर आधी अधूरी है तो भी डिसीजन जो है लेने में दिक्कत होगी। इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, सब डिटेल होनी चाहिए। अर्बन एरिया की सेल्स क्या है, रूरल एरिया की सेल्स क्या है, किस चीज़ की जो है डिमांड बढ़ रही है, किसकी घट रही है, सभी चीज़ पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी। हर जगह से जो डेटा आ रहा है वो सेम और मैच करता हुआ होना चाहिए। अगर एचआर सिस्टम बोल रहा है 500 एम्प्लॉय हैं और फाइनेंस सिस्टम बोल रहा है 480 हैं तो कन्फ्यूजन होगा। अब एक्यूरेसी भी बहुत मेंटेन करती है और कंसिस्टेंसी भी। इसके बाद आया सिक्योरिटी। जब सेंसिटिव डेटा हो जैसे एम्प्लॉय रिकॉर्ड, सैलरी, कस्टमर डिटेल, तो उसकी जो है मिसयूज भी हो सकता है। मिसयूज ना हो इसलिए सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अनऑथराइज्ड लॉगिन करके कोई भी उस चीज़ तक ना पहुंच पाए, उसके लिए सिक्योरिटी होना इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंडेबिलिटी। डेटा तभी यूजफुल है जब समझ में आए। अगर रिपोर्ट इतनी कॉम्प्लेक्स हो कि मैनेजर को समझ ही ना आए तो डिसीजन कैसा होगा, कैसे होगा, और मैनेजर ही जब समझेगा नहीं तो वो उसके बेसिस पे डिसीजन किस तरीके से सही से लेगा। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तभी वैल्यूएबल होती है जब उसका कॉस्ट से ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर 10,000 रुपये लगे कि डेटा कलेक्ट किया और सिर्फ 5,000 का डिसीजन बेनिफिट हुआ तो वो लॉस हुआ ना 5,000 का। भाई 10,000 आपने खर्च करे और उसका जो है बेनिफिट हुआ सिर्फ हमें 5,000, उसके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया और उससे 5,000 का हमें बेनिफिट हुआ तो कोई वो बेनिफिशियल नहीं रहा हमारे लिए, -5,000 रहा। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है आपकी वैल्यूएबल होनी चाहिए। आप डिसीजन के लिए कह रहे हैं तो आपका जो डेटा है वो बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए और जिस चीज़ के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं और वो बिल्कुल सही टॉपिक होने चाहिए। प्रिसीजन, ना ज़्यादा ओवर, ना जैसे कि ओवर डिटेल नहीं होनी चाहिए, करेक्ट चीज़ होनी चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से डिले होता है और टाइमली काम करना चाहिए। तो ये था हमारे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब समझते हैं इंफॉर्मेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या रोल होता है। रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकिंग। क्या रोल निभाता है इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सबसे पहले आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इंफॉर्मेशन हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि प्रॉब्लम है क्या। रिपोर्ट, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या अलर्ट से पता चलता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। डेटा कलेक्शन। उस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैनेजर रेलिवेंट डेटा कलेक्ट करता है जैसे कस्टमर कंप्लेंट, सेल्स नंबर या मार्केट ट्रेंड्स। उसके बाद एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन होता है। कलेक्टेड डेटा को एनालाइज किया जाता है, अल्टरनेटिव को कंपेयर किया जाता है जैसे ए प्लान बेटर है या बी प्लान, और पास्ट डेटा भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट करे जाते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव्स। जो आपके पास बेस्ट अल्टरनेटिव है उन्हें सेलेक्ट करा जाता है। जब एनालिसिस हो जाता है तो बेस्ट ऑप्शन जो हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं, बेस्ड होते हैं ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, फिजिबिलिटी या रिस्क फैक्टर पर। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन एंड वो इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। जो डिसीजन लिए गए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर मॉनिटर किया जाता है रिजल्ट क्या रहा उनका। अगर कुछ वेरिएशन की ज़रूरत है उसमें तो वो किए जाते हैं और उनको मॉनिटर करा जाता है। तो ये थे रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकिंग। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। केस स्टडी है जैसे प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन की। एक FMCG कंपनी का मैनेजर सोच रहा है कि नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया करें या नहीं। वो डिसीजन लेने के लिए यूज करता है मार्केट रिसर्च रिपोर्ट का। बताता है कि मार्केट की करंट डिमांड क्या है और क्या रेलिवेंस है, सेल्स ट्रेंड ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट क्या है। हेल्प करता है टाइमिंग डिसीजन करने के लिए। और उसके बाद कस्टमर फीडबैक, रियल कस्टमर क्या सोच रहा है ये बताता है एक्यूरेसी। और कंप्यूटर डेटा जो है हेल्प करता है बिल्ड करने में फुल पिक्चर ऑफ द मार्केट। तो दोस्तों देखा आपने, ये सब इन्फॉर्मेशन मिलके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने में हेल्प करती है। आपका जो है मार्केट रिसर्च डेटा हो गया, वो रेलिवेंस हो गया, करंट सेल्स ट्रेंड हो गया, टाइमलीनेस के लिए हो गया, कस्टमर फीडबैक एक्यूरेसी हो गई, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन कंप्लीटनेस।
तो चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमारे। सबसे पहले बेस्ड ऑन यूज इन डिसीजन मेकिंग, इसमें आता है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए टॉप मैनेजमेंट यूज करता है। एग्जाम्पल में जैसे मार्केट शेयर ट्रेंड्स, फ्यूचर डिमांड एस्टिमेट्स। टेक्टिकल इंफॉर्मेशन मिडिल लेवल मैनेजर के लिए होती है जो डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जैसे कि मंथली सेल्स रिपोर्ट हो गई, टीम प्रोडक्टिविटी हो गई, ये सभी चीज़। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन रोज के डे टू डे काम के लिए होती है, जैसे कि स्टॉक लेवल, मशीन ब्रेकडाउन और डिलीवरी स्टेटस के लिए। बी, ये है हमारा बेस्ड ऑन फ्लो, इसमें आता है इंटरनल इंफॉर्मेशन और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। इंटरनल इंफॉर्मेशन वो होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिलती है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस और इन हाउस ट्रेनिंग रिपोर्ट। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन में आता है बाहर के सोर्सेज से मिलती है, ये जो है इंडस्ट्री के बेंचमार्क, गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी और सोशल मीडिया रिव्यूज़। सी है हमारा बेस्ड ऑन फॉर्मेट, जैसे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है मेजरेबल होती है नंबर्स के फॉर्म में, इसमें आता है कॉस्ट, प्रॉफिट, कस्टमर काउंट। और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शंस, ऑप्शंस या सेंटिमेंट्स पे बेस्ड होती है, कस्टमर कंप्लेंट हो गई, फीडबैक, रिव्यूज़ हो गई, ये सभी चीज़। अब आता है डी, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन या अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन प्रॉपर फॉर्मेट में होती है, इजीली स्टोर और रिट्रीव की जा सकती है। इसमें आता है जैसे कि हमारे डेटाबेस हो गए, MIS रिपोर्ट होती है और एक्सेल शीट। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। अब आता है इसमें अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, फॉर्मेट फिक्स नहीं होता, इनफॉर्मल होता ही है, और इसके एग्जांपल हो गए जैसे कि व्हाट्सएप चैट हो गया, वॉइस नोट्स हो गए, यूट्यूब कमेंट्स या कस्टमर सपोर्ट कॉल्स। तो ये था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन का। मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है? सोचो जरा, जब एक मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशन कोई डिसीजन लेते हैं तो क्या बस अपने अंदर की फीलिंग से वो डिसाइड कर लेते हैं? क्या डिसीजन लॉजिकल होता है? क्या हमेशा सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है? और अगर नहीं होती तो फिर डिसीजन कैसे लिया जाता है? ये सभी चीज़ हम जानेंगे मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में। इन्हीं क्वेश्चन के जवाब हमें मिलते हैं डिफरेंट डिसीजन मेकिंग मॉडल से। ये मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में लोग एक्चुअली डिसीजन कैसे लेते हैं, स्पेशली जब मल्टीपल ऑप्शन हो, टाइम प्रेशर हो या अनसर्टेनिटी हो। चलिए अब जानते हैं क्लासिकल मॉडल के बारे में। इसको रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल का मानना है कि डिसीजन मेकर हमेशा लॉजिकल, रेशनल और फुल इन्फॉर्म्ड होते हैं। वो हर डिसीजन ऑब्जेक्टिवली लेते हैं जिसमें गोल होता है मैक्सिमम प्रॉफिट या बेस्ट आउटकम अचीव करना। की अजम्पशंस होते हैं इनके, प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन होती है, हर पॉसिबल सॉल्यूशन और उसके कंसिक्वेंसेस का पूरा पता होता है, लोग हर ऑप्शन को रेशनली एवेल्यूएट करते हैं। डिसीजन मेकिंग एक लॉजिकल प्रोसेस होता है जहां इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। अब जानते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं इसमें आता है सबसे पहले प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2 में होता है सभी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को लिस्ट करना। स्टेप 3 हर अल्टरनेटिव के बेनिफिट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज का जानना। 4th स्टेप में होता है बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना। 5th में उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है और 6th स्टेप होता है उसको मॉनिटर और एवेल्यूएट करने का। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान बनाया। उसने डिटेल्ड मार्केट रिसर्च की, कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया और कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज के बाद वो मार्केट सेलेक्ट किया जहां मैक्सिमम डिमांड और मिनिमम रिस्क हो। मैक्सिमम डिमांड और मिनिमम रिस्क यानी सब लॉजिकल और प्लान्ड था, एक क्लासिकल अप्रोच। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? ये मॉडल थ्योरी में तो परफेक्ट है लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा अनरियलिस्टिक भी है। क्यों? कई बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होती है, टाइम लिमिटेड होता है, हर अल्टरनेटिव को डीपली एनालाइज करना जो है प्रैक्टिकली जो है बहुत मुश्किल होता है। तो ये था हमारा क्लासिकल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के बारे में। इसको बाउंडेड रेशनलिटी भी कहा जाता है।
ये मॉडल सजेस्ट करता है रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकर्स के पास ना तो अनलिमिटेड टाइम होता है, ना सारी इन्फॉर्मेशन, और उनकी मेंटल प्रोसेसिंग भी लिमिटेड होती है। इसलिए लोग हर पॉसिबिलिटी एवेल्यूएट नहीं करते, बल्कि जो ऑप्शन काफ़ी ठीक लगे उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि बाउंडेड रेशनैलिटी, इंसान हर चीज़ रेशनली प्रोसेस नहीं कर सकता। सेटिस्फाइंग, लोग बेस्ट सॉल्यूशन नहीं फर्स्ट एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन सेलेक्ट करते हैं जो उनके मिनिमम एक्सपेक्टेशन मीट करता हो। इसमें स्टेप आते हैं जैसे कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद कुछ ही अल्टरनेटिव्स कंसिडर करो, सभी चीज़ को नहीं, और जो ऑप्शन सबसे पहले एक्सेप्टेबल लगे उसे ही सेलेक्ट कर लेना। डिसीजन ले लो बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट जैसे कि टाइम, बजट और अर्जेंसी के बेसिस पे। इसमें ये 4 स्टेप होते हैं। एग्जाम्पल होता है जैसे कि एक एचआर को अर्जेंट वैकेंसी फिल करनी है, उसके पास टाइम नहीं है सब कैंडिडेट को एवोल्यूट करने का, तो वो पहले ही शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को हायर कर लेता है जो मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हो। ये होती है सेटिस्फाइंग नॉट मैक्सिमाइजिंग। इसके लिमिटेशन से ये मॉडल रियल वर्ल्ड जैसे तो है, लेकिन कभी कभी सब ऑप्शन डिसीजन हो जाते हैं क्योंकि बेस्ट ऑप्शन कंसिडर ही नहीं होता है। कई बार क्या होता है, आपकी 5 रिक्वायरमेंट है, आपकी 5 रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर रहा है कोई जना, बट उससे भी ज़्यादा अच्छा आप जो है कैंडिडेट को नहीं सेलेक्ट कर पाते क्योंकि आपने जो आपकी सबसे पहले 5 रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे उसके बाद अगला वाला आपकी 5 हैं उसके पास 10 चीज़ आती हों उसको, और वो आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने तो वो पहले कर लिया सेलेक्ट। इस वजह से इसकी लिमिटेशंस रही। हर्बर्ट्स सिमोन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को 3 मेजर फेज में एक्सप्लेन करता है ये मॉडल। इसमें आता है इंटेलिजेंस फेज, डिजाइन फेज और चॉइस फेज, और 4th जो है ऑप्शनल होता है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू आता है। इंटेलिजेंस फेज में सबसे पहला स्टेप में मैनेजर एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है और रेलिवेंट डेटा कलेक्ट करता है ताकि समझ सके कि क्या चैलेंजेस हैं। डिजाइन फेज आता है, इसके बाद पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट किए जाते हैं, हर सॉल्यूशन को एनालाइज किया जाता है, मॉडल्स या फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं, कंपेयर करे जाते हैं ऑप्शंस। इसके बाद सेलेक्ट फेज में, चॉइस फेज में जो है हर अल्टरनेटिव को जो है एवेल्यूएट किया जाता है, जो सॉल्यूशन सबसे सेटिस्फैक्ट्री हो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, रियलिस्टिक और फिजिबल ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक जो है ऑप्शनल होता है, इसमें जो है इम्प्लीमेंट करा जाता है और जो रिव्यू लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। कंपैरिजन ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, रेशनैलिटी के बेसिस पे कंपैरिजन देखते हैं। क्लासिकल मॉडल मानता है डिसीजन मेकर फुल रेशनल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और सिमोन्स मॉडल ये दोनों मान के चलते हैं कि ह्यूमन रेशनैलिटी लिमिटेड होती है, यानी बाउंडेड होती है। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन स्टाइल। क्लासिकल में जो है हमेशा बेस्ट ऑप्शन ढूंढते हैं, और अल्टरनेटिव और सिमोन्स मॉडल में जो है सेटिस्फाइंग यानी एक्सेप्टेबल हो बस वही सेलेक्ट कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे देखते हैं तो क्लासिकल जो है कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसमें रिक्वायर्ड होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में भी काम चला लेते हैं, और सिमोन्स मॉडल जो है हमारा, इसमें जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिकली कलेक्ट की जाती है लेकिन लिमिटेड होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे देखें तो क्लासिकल मॉडल जो है सूटेबल है आइडियल थ्योरेटिकल सिचुएशंस के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जो है एप्लीकेबल है रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिए, और सिमोन्स मॉडल जो है हमारा डिजाइन है स्ट्रक्चर्ड रियल वर्ल्ड यूज के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपर देखें तो क्लासिकल जो है बेस्ड है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज पे, और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और सिमोन्स मॉडल जो है दोनों के जो है एक ही जने ने जो है प्रपोज करा था, इनके डेवलपर एक ही हैं। तो ये था कंपैरिजन ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। अब बात करते हैं एक मॉडर्न और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की, जो कि है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम यानी MSS। ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो मैनेजर की हेल्प करता है
प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, लॉजिकल डिसीजन लेने में और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है एमएसएस मैनेजर के कि रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ सपोर्ट टूल है जो डिसीजन मेकिंग को फास्टर, डेटा ड्रिवन और एफिशिएंट बना देता है। एमएसएस के अंदर आते हैं 3 मेन पॉइंट्स: डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जानते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको डीएसएस कहा जाता है, ये है क्या? ये एक इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो मेनली उन प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है जो सेमी स्ट्रक्चर्ड होती हैं या नॉन रूटीन डिसीजन डिमांड करती हैं। की फीचर्स हैं हमारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के, जैसे कि स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल लेवल डिसीजन को सपोर्ट करता है, व्हाट इफ एनालिसिस जैसे टूल्स अलाउ करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के डेटा सोर्सेस का यूज होता है, यूजर फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल होता है, मैनेजर के कंट्रोल में होता है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस क्या हैं हमारे? इसमें आता है डेटाबेस, मॉडल बेस, यूजर इंटरफेस और सॉफ्टवेयर सिस्टम। डेटाबेस जिसमें डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड डेटा स्टोर होता है, मॉडल बेस में एनालिटिकल टूल्स, सिमुलेशंस और मैथमेटिकल मॉडल्स का सेट, यूजर इंटरफेस में जो मैनेजर को इंटरेक्ट करना देता है, और सॉफ्टवेयर सिस्टम सभी कंपोनेंट को जो है इंटीग्रेट करता है स्मूथली। इसका एक एग्जांपल है, जैसे एक रिटेल चेन डीएसएस का यूज करती है फेस्टिवल सीजन के लिए लाइव प्राइसिंग स्ट्रेटजी प्लान करने में। वो पास्ट सेल डेटा, मार्केट ट्रेंड और कस्टमर बिहेवियर एनालाइज करती है और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेती है। ऐसी सिचुएशन में डीएसएस काफ़ी पावरफुल टूल जो है बन जाता है और हेल्प करता है एनालाइज करने में। अब देखते हैं ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में। ये डीएसएस का एक एडवांस वर्जन है, स्पेशली बनाया गया है ग्रुप डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को स्मूथ और फेयर बनाने के लिए। की फीचर्स हैं हमारे इसके: टीम मेंबर रियल टाइम में कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोई भी वोटिंग कर सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में पार्ट ले सकता है और आइडिया अपना बता सकता है। सभी पार्टिसिपेंट अपने इनपुट दे सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। ऑनलाइन या वर्चुअल मीटिंग में जीडीएसएस का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीटिंग चल रही है, मल्टीपल डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं, जीडीएसएस उन सभी ऑप्शन को कैप्चर करता है, समराइज करता है और वोटिंग या डिसीजन के थ्रू फाइनल डिसीजन तक पहुंचाता है। यानी जीडीएसएस इंश्योर कि डिसीजन इंक्लूसिव हो और किसी एक इंडिविजुअल के बायसेस ना हो, सभी का जो है उसमें पार्ट हो, सपोर्ट हो। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीडीएसएस ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या क्या हैं। इसमें आता है हमारा हार्डवेयर। ये वो फिजिकल टूल्स होते हैं जो मीटिंग और कोलैबोरेशन पॉसिबल बनाते हैं, जैसे कि नेटवर्क, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, जैसे कि गूगल मीट हो गए, जूम हो गए, ये सभी चीज़। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर, ग्रुपवेयर टूल्स हो गए जैसे कि MS टीम, जूम प्लस, डिसीजन मेकिंग एनालाइसिस ऐप, ये सभी। फैसिलिटेटर्स में आ गए हमारे एक ट्रेंड पर्सन जो पूरा ग्रुप डिसीजन मैनेज करता है, वो इंश्योर करता है कि सभी मेंबर्स के इनपुट लिए जाएं, डिसीजन बायस्ड ना हो और टाइम और एजेंडा मेंटेन रहे। इसके बाद आता है डिसीजन रूम और वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ये जो है क्या है, ये वो एनवायरनमेंट होता है जैसे कि फिजिकल या वर्चुअल जहाँ डिसीजन होता है। जैसे मॉडर्न डिसीजन रूम पे क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं, गूगल वर्कशॉप हो गए, जूम हो गए, ये सभी चीज़। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी का मार्केटिंग टीम है, मेंबर्स USA, इंडिया, जर्मनी, अलग अलग जगह हैं, तो वर्चुअली कनेक्ट होते हैं, फिजिकली तो नहीं हो पाएंगे। तो इसमें यूज होता है हमारा वर्चुअली कनेक्ट करे जाते हैं, उनके वोट करे जाते हैं और जो बेस्ट डिसीजन होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है, सभी का जिसमें एग्रीमेंट ज़्यादा होता है। अब समझते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, जिसको EIS कहा जाता है। ये सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं टॉप एग्जीक्यूटिव के लिए, जैसे कि CEO, MD या बोर्ड मेंबर्स। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, उन्हें मिले रियल टाइम स्ट्रेटेजिक लेवल इंसाइट बिना टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी के। इसके फीचर्स होते हैं EIS के, जैसे कि ग्राफ एंड चार्ट बेस्ड समराइज्ड डैशबोर्ड। ड्रिल डाउन फीचर, जैसे अगर प्रॉफिट ग्राफ डाउन दिख रहा है तो CEO उसके पीछे क्या रीजन है एक्सप्लोर कर सकता है।
रियल टाइम डेटा अपडेट होता है, डिजाइन होता है फॉर नॉन टेक्निकल यूजर, फोकस होता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के लिए जिसको CSF कहा जाता है, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट, मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी। कंपोनेंट्स ऑफ EIS क्या है हमारे? यूजर इंटरफेस आता है, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड डैशबोर्ड। डेटा सोर्सेस में ERP, CRM सिस्टम और एक्सटर्नल मार्केट डेटा होता है। रिपोर्टिंग टूल्स में है हमारा, रिपोर्टिंग टूल्स में आता है हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ग्राफ्स, समरी रिपोर्ट। कम्युनिकेशन टूल्स में ईमेल अलर्ट, SMS, मोबाइल नोटिफिकेशन, ETC। एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि CEO अपने मोबाइल डैशबोर्ड देखता है, मोबाइल पर ही डैशबोर्ड देख सकता है। ग्लोबल सेल्स लाइव ट्रेंड होती है, इसका जो है लाइव ट्रेंड्स पता चल सकता है, ग्लोबल सेल क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, रीजन वाइज शो होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर क्या चल रहा है। ये सभी चीज़ जो है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है के थ्रू जो है मैनेजर डायरेक्टली देख सकता है। तो ये थे कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल्स, फीचर्स, हमने सभी के बारे में जाना। अब जानते हैं कंपैरिजन ऑफ DSS, GDSS एंड EIS ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। DSS जो है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, GDSS जो है ग्रुप बेस्ड डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, और EIS जो है स्ट्रेटेजिक और एग्जीक्यूटिव लेवल सपोर्ट देता है। ऑन द बेसिस ऑफ यूजर, DSS जो है मिडिल लेवल मैनेजर और एनालिस्ट के लिए होता है, GDSS जो है कमेटी, टीम और प्रोजेक्ट ग्रुप्स के लिए होता है, और EIS जो है टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के लिए होता है, जैसे कि CEO हो गए, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गए, और बोर्ड लेवल यूजर्स, इनके लिए होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप, DSS जो है स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, GDSS जो है हमारा टीम इनपुट और डिसीजन डिस्कशन आउटकम्स पे होता है, और EIS जो है समराइज्ड और हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डेटा जो है प्रोवाइड कराता है। इंटरफेस पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस, DSS जो है रिपोर्ट और एनालिसिस टूल्स हैं इसमें, GDSS में ब्रेनस्टॉर्मिंग, वोटिंग और फीडबैक टूल्स होते हैं, और EIS में डैशबोर्ड, KPI और ग्राफ्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन टाइप, DSS जो है टेक्टिकल और ऑपरेशनल डिसीजन लेता है, GDSS जो है कोलैबोरेटिव और ग्रुप बेस्ड डिसीजन लिए जाते हैं, और EIS में जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करी जाती है। तो ये था फ्रेंड्स यूनिट 2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और सभी नोट्स आपको हमारे फेसबुक पेज स्टडी विद हर्षित पे अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा मैनेजिंग डेटा रिसोर्सेस। मैनेजिंग डेटा रिसोर्सेस ये है क्या? जैसे पैसा और मैन पावर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्स होते हैं, वैसे ही डेटा भी एक वैल्यूएबल एसेट बन चुका है इस डिजिटल दुनिया में। लेकिन सिर्फ डेटा होना काफी नहीं, उसको सही तरीके से मैनेज करना भी जरूरी है। डेटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, सिक्योर करना और एनालाइज करना, ये सब कुछ डेटा मैनेजमेंट के पार्ट हैं। सही डेटा मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन बेटर डिसीजन ले सकती है, ऑपरेशंस उसके इम्प्रूव कर सकती है, और मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी पा सकती है करेक्ट डेटा मैनेजमेंट की वजह से। द नीड फॉर डेटा मैनेजमेंट। तो सवाल ये उठता है, डेटा मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? डेटा एक्सप्लोजन। हर सेकंड में मैसिव डेटा जनरेट हो रहा है, हर सेकंड बहुत बड़े लेवल पे डेटा जनरेट होता है, जैसे कि सोशल मीडिया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा। ये जो है ह्यूज डेटा वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए एक इफेक्टिव सिस्टम की जरूरत होती है। इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग। अगर डेटा रिलायबल हो तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे स्मार्ट डिसीजन ले सकती है, जिससे सेल्स डेटा हो, जैसे कि सेल्स डेटा हो, उसको एनालाइज करके हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं या मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही आता है इसमें डेटा इंटीग्रेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट CRM, ERP, HRMS जैसे सिस्टम यूज करते हैं। डेटा अलग अलग सिलोस में होता है, अलग अलग कैटेगरीज में होता है। डेटा को इंटीग्रेशन से पूरे बिजनेस का 360 डिग्री व्यू मिलता है, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के डेटा हो गए,
तो उसमें क्या है, आपका जो जब सारा डेटा आपको मिलेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, क्या चल रहा है, कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या सेल रही, कितना प्रॉफिट रहा, तो उससे जो है बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है हमारे जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस में हमें जो है कम प्रॉफिट हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा आ रही है, कौन से की नहीं। अब आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। आज के टाइम में लॉ जैसे कि GDPR, HIPAA और इंडिया का DPDP बिल एनफोर्स हो चुके हैं। सही डेटा मैनेजमेंट से हम लीगल और एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर पाते हैं। डेटा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। डुप्लीकेट या इनएक्यूरेट डेटा से रिपोर्ट गलत हो सकती है। इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि डेटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट हो। बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर कभी सिस्टम फेल हो जाए, साइबर अटैक हो या नेचुरल डिजास्टर हो, तो डेटा का बैकअप हो सके, स्मूथली चले। जिसकी बैकअप हो जाएगा तो आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा, और अगर बैकअप नहीं हुआ तो आपको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सपोर्ट करे फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। AI है, मशीन लर्निंग है और बिग डेटा जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज तभी सही काम करती हैं जब उनके पास क्लीन और स्ट्रक्चर्ड डेटा हो। पूरे डेटा मैनेजमेंट से पुअर डेटा मैनेजमेंट होगा तो उनका भी काम सही से नहीं होगा और वो अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। चैलेंजेस ऑफ डेटा मैनेजमेंट। जहां बेनिफिट्स हैं वहां कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि डेटा वॉल्यूम एंड वैरायटी। ईमेल, वीडियो, सेंसर डेटा, स्प्रेडशीट, डेटा के फॉर्मेट काफी अलग होते हैं। इतनी वैरायटी और वॉल्यूम्स को मैनेज करना इजी नहीं होता। डेटा सिलॉस। जब हर डिपार्टमेंट अपने डेटा अलग अलग रखता है तो डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। यूनिफाइड व्यू जो है मुश्किल रहता है। डेटा क्वालिटी इशू। मिसिंग वैल्यू, आउटडेटेड रिकॉर्ड और इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट, ये सब डेटा क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, जिसका असर बिजनेस डिसीजन पर पड़ता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। आज के टाइम में डेटा ब्रीच एक कॉमन प्रॉब्लम है। पर्सनल या सेंसिटिव डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी इंश्योर करना एक बड़ा चैलेंज है। कंप्लायंस एंड लीगल रेगुलेशंस। डेटा प्रोटेक्शन लॉ हर कंट्री में चेंज होते हैं, इनके साथ अपडेट रहना और फॉलो करना काफी डिमांडिंग होता है। कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा स्टोरेज सिस्टम, स्किल्ड मैन पावर, सिक्योरिटी टूल, इन सब में इन्वेस्टमेंट लगता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। डेटा गवर्नेंस, पॉलिसीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स डिफाइन करना, ये काम स्पेशली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंजिंग होता है। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। आज के फास्ट पेस बिजनेस एनवायरनमेंट में रियल टाइम एनालिटिक्स की डिमांड बढ़ गई है। ट्रेडिशनल सिस्टम की जो है इस डिमांड को जो है फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। डेटा इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं एक टेक्निकल बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है अगर हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उसका असर एप्लीकेशन प्रोग्राम पर ना पड़े। दो टाइप के होते हैं इसमें, लॉजिकल होता है और एक फिजिकल होता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जैसे नई फील्ड ऐड करना या टेबल मर्ज करना बिना प्रोग्राम को चेंज किए, और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है जैसे फाइल स्ट्रक्चर या हार्डवेयर चेंज करना बिना लॉजिकल व्यू के को अफेक्ट किए हुए। लॉजिकल में बिना प्रोग्राम को चेंज किए होता था और इसमें फिजिकल में बिना लॉजिकल व्यू को अफेक्ट किए हुए। इंपोर्टेंस, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मेंटेनेंस एफर्ट कम होते हैं और सिस्टम स्केलेबल बनता है। डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा रिडंडेंसी। जब एक ही डेटा बार बार मल्टीपल जगह स्टोर होता है अननेसेसरी, तो उस डेटा को रिडंडेंसी कहते हैं। उस चीज को डेटा रिडंडेंसी कहा जाता है। जैसे कि अगर एक कस्टमर का एड्रेस ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल दोनों में हो, ठीक है, एक ही एड्रेस दो जगह है, ऑर्डर टेबल में भी और कस्टमर टेबल में भी, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? वेस्ट होगा स्टोरेज, डेटा इनकंसिस्टेंट होगा। अगर एक अपडेट हुआ और दूसरा नहीं हुआ तो उसमें दिक्कत आ जाएगी कि कौन सा वाला सही है।
तो इसका सॉल्यूशन है, इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूज होती है, जिससे डेटा एफिशिएंट तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। अब आती है बात डेटा कंसिस्टेंसी की। डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है कि पूरी डेटाबेस में डेटा एक्यूरेट, अप टू डेट और यूनिफॉर्म हो। व्हाई इट मैटर? इनकंसिस्टेंट डेटा से गलत डिसीजन हो सकते हैं या सिस्टम एरर आ सकता है। अगर एक एम्प्लॉय का सैलरी टेबल में अपडेटेड है और दूसरे में पुराना डेटा है तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। इसके लिए डेटाबेस में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और एसिड प्रॉपर्टीज का यूज होता है, स्पेशली कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी। साथ ही साथ सही डेटाबेस डिजाइन भी इंपॉर्टेंट होता है। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। आइए अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है हमारे डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है उन सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना जो डेटा के स्टोरेज, सिक्योरिटी, बैकअप, एक्सेस और गवर्नेंस से जुड़ी होती हैं। की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें शामिल है इसमें डेटा स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज डिफाइन करना, डेटाबेस परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना, साथ ही साथ एक्सेस परमिशन और यूजर रोल्स मैनेज करना और बैकअप और रिकवरी का ध्यान रखना। इन सब का ऑब्जेक्टिव है डेटा का सही यूज हो और किसी भी लॉस या ब्रीच से बचाव हो। अब देखते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो मेजर रोल्स होते हैं, उसमें आता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। ये रोल मेनली पॉलिसीज, गवर्नेंस और स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। डीए इंश्योर करता है कि डेटा का यूज इथिकल और स्ट्रेटजिकल तरीके से हो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए, ये थोड़ा टेक्निकल रोल है। डेटाबेस इंस्टॉल करना, ट्यूनिंग करना, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना और रेगुलर बैकअप लेना, ये सब डीबीए का काम है। इंपॉर्टेंस क्या है? अगर डेटा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो तो डेटा का यूज एफिशिएंट होता है, सिक्योरिटी और कंप्लायंस बेटर होते हैं और ओवरऑल डेटाबेस ऑपरेशन स्मूथली चलता है। व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस क्या है? यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो यूजर को डेटा को क्रिएट, मैनेज और एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है। जब हम मैन्युअली फाइल्स हैंडल नहीं करते और स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा रखना चाहते हैं तो डीबीएमएस हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जहां हम डेटा को इजीली रिट्रीव, अपडेट और क्वेरी कर सकते हैं। इसके की फीचर्स हैं हमारे डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल, एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी, क्वेरी कंट्रोल, रिपोर्टिंग, डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी मेंटेन करना। तो डीबीएमएस को अच्छी तरह समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेने चाहिए, जैसे कि डेटाबेस। ये होती है एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जैसे एक स्टूडेंट डेटाबेस में नेम, रोल नंबर, मार्क्स वगैरह स्टोर होते हैं। डीबीएमएस क्या है? ये एक मिडिल लेयर की तरह काम करता है जो डेटाबेस और यूजर के बीच डेटा को इंसर्ट, डिलीट, सर्च या अपडेट करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे स्कीमा और मेटाडेटा। स्कीमा बताता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर, जैसे कि टेबल, फील्ड, रिलेशनशिप, कंस्ट्रेंट। मेटाडेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, जैसे फील्ड का डेटा टाइप, उसका साइज या कोई कंस्ट्रेंट। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप्स। इसमें आता है हमारा हायरार्किकल डीबीएमएस। इसमें डेटा एक ट्री स्ट्रक्चर में होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के फॉर्म में। ये फास्ट है वन टू मैनी रिलेशनशिप के लिए, एग्जाम्पल IBM और IMS। इसके बाद आता है हमारा नेटवर्क डीबीएमएस। ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है और ग्राफ स्ट्रक्चर यूज करता है। हायरार्किकल डीबीएमएस से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें आता है IDMS। नेक्स्ट हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको RDBMS कहा जाता है। सबसे कॉमन और वाइडली यूज होता है ये EF कॉड के रिलेशनल मॉडल पर बेस्ड है।
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज होता है। इसमें आता है हमारा MySQL, Oracle, MS SQL सर्वर, ये सभी चीज। डी है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS, जिसको OODBMS भी कहा जाता है। ये डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करता है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। ये CAD एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में काम आता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट DB और DB4O। ई है हमारा NoSQL DBMS। ये अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होता है, जहां ट्रेडिशनल RDBMS काम नहीं करता। बिग डेटा और रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए परफेक्ट है। इसमें आते हैं हमारा अलग अलग, ये हमने शो करे हैं। सुटेबल है ये हमारा बिग डेटा के लिए, रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए है। अब जानते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ए DBMS क्या क्या है हमारे। इसमें आता है फील्ड्स। फील्ड का मतलब होता है टेबल का एक कॉलम जो किसी स्पेसिफिक टाइप के डेटा स्टोर करता है, जैसे कि नेम हो गया, उसमें एज हो गई या डेट ऑफ बर्थ। ये डेटाबेस का स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट होता है। अगर हम एक स्टूडेंट टेबल बनाएं तो उसमें हो सकता है जैसे कि स्टूडेंट, इस तरीके से इसमें होगा क्या, हमारा टेबल बनाई अगर हमने स्टूडेंट के नाम की, तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, एज होगी, उसका रोल नंबर होगा। तो ये हो गए फील्ड। हर फील्ड का एक डेटा टाइप होता है, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, ये डेट। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब होता है एक कंप्लीट रो, यानी एक इंडिविजुअल एंट्री। हर रिकॉर्ड में सभी फील्ड के वैल्यू होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट टेबल में एक रिकॉर्ड हो सकता है, नेम राहुल हो गया, एज हो गई 20, रोल नंबर हो गया 101। तो इस तरीके से, या कुछ भी कर दिया आपने, रिया कर दिया, उसका रोल नंबर हो गया 101, एज हो गई 20, इस तरीके से। तो ये है एक कंप्लीट रिकॉर्ड होगा जिसमें एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये उसकी सभी चीजें आती हैं, नेम है उसका, एज है और रोल नंबर है। अब आती है टेबल। टेबल क्या होती है? टेबल एक कलेक्शन होती है रिलेटेड रिकॉर्ड की। रिलेशनल DBMS में डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होता है, प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू कनेक्टेड होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें कई रो हैं, रिकॉर्ड्स और कई कॉलम हैं, फील्ड। इसके बाद आता है व्यू। व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है जो एक SQL के थ्रू बनती है। ये डेटा को फिजिकली स्टोर नहीं करती, बस शो करती है डायनामिकली। इसका यूज होता है डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, कस्टम डेटा एक्सेस देने के लिए, सिक्योरिटी के पर्पस से। एक व्यू बना सकते हैं जो सिर्फ स्टूडेंट का नेम और मार्क्स दिखाए। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट एक समराइज्ड और फॉर्मेटेड आउटपुट होता है डेटा का। डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में टेबल्स, चार्ट और ग्रुप्ड डेटा होते हैं। ये प्रिंटेबल होते हैं या PDF के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मंथली सेल्स रिपोर्ट हो गई या एम्प्लॉयज की अटेंडेंस रिपोर्ट हो गई। इसके बाद आता है क्वेरीज। क्वेरीज एक रिक्वेस्ट होती है डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्वेरीज SQL लैंग्वेज में लिखी जाती है। हम क्वेरीज से डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट या डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट करा नेम, एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इतना। इस क्वेरी का मतलब है उन स्टूडेंट का नाम और एज दिखाएं जिनकी एज 18 से ज्यादा है। डेटा वेयरहाउस। अब बात करते हैं एक एडवांस कॉन्सेप्ट की, जो कि हमारा डेटा वेयरहाउस। ये एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होती है जहां ह्यूज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल, सब्जेक्ट ओरिएंटेड और इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर किए जाते हैं। रियल टाइम ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, बल्कि रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए डिजाइन किया गया होता है। इसमें आता है हमारा एक रिटेल कंपनी अपने 5 साल का सेल्स डेटा को डेटा वेयरहाउस में स्टोर करके ट्रेंड एनालिसिस और फ्यूचर प्लानिंग कर सकती है। इससे बिजनेस को डीप इंसाइट मिलती है। भाई पिछले 5 साल के डेटा है आपके पास और उससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी किस मंथ में किस प्रोडक्ट की सेल होती है। तो आपको फॉरकास्ट मिल जाएगा कि आप इस महीने इस प्रोडक्ट को बनाइए, इतनी क्वांटिटी बनाइए क्योंकि आपके इतने प्रोडक्ट बिक जाते हैं। या किसी मंथ आपको जो है
चेक करना है कि हमें किस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, तो वो भी आपको पता पड़ जाएगा। अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेटा वेयर हाउस। इसमें आते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड। डेटा वेयर हाउस का डेटा डेली ऑपरेशंस के अराउंड नहीं बल्कि बिजनेस के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के अराउंड ऑर्गेनाइज होता है, जैसे सेल्स, कस्टमर या फाइनेंस। इंटीग्रेटेड, ये डेटा मल्टीपल सोर्सेस जैसे कि CRM, ERP या एक्सेल फाइल्स से कलेक्ट करके एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट पे स्टोर किया जाता है। टाइम वेरिएंट, यहाँ डेटा टाइम के हिसाब से स्टोर होता है, जैसे पिछले 5 साल 10 साल का सेल्स डेटा, जिससे आप ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल होता है, इसमें एक बार डेटा आ गया तो वहाँ अपडेट नहीं होता, सिर्फ पीरियडिकली रिफ्रेश किया जाता है। ये रीड ओनली होता है ताकि एनालिसिस का बेसिस स्ट्रॉन्ग रहे। सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, ये सीनियर मैनेजमेंट या एनालिस्ट को स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। यूजेस ऑफ डेटा वेयरहाउस, तो चलिए समझते हैं डेटा वेयरहाउस का यूज कहाँ होता है। बिजनेस एनालिसिस में डेटा वेयरहाउस जो है, जैसे कि मैनेजर्स इस डेटा से पैटर्न, ट्रेंड और पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। जो डेटा एनालिसिस होती है, इससे जो है जो मैनेजर होते हैं वो एनालाइज करते हैं कैसी परफॉर्मेंस रही और ट्रेंड्स वगैरह। फोरकास्टिंग सपोर्ट करता है डिमांड फोरकास्टिंग में, सेल्स प्रोजेक्शन और बजट प्लानिंग में। कस्टमर इंसाइट, कस्टमर के बिहेवियर और बाइंग पैटर्न को समझने में मदद मिलती है विद द हेल्प ऑफ डेटा वेयरहाउस। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंटरनल बोटलनेक्स को आइडेंटिफाई करके प्रोसेस को बेटर बनाया जा सकता है। कंप्लायंस और रिपोर्टिंग, एक्यूरेट रिपोर्ट बना के लीगल कंप्लायंस और ऑडिट रेडीनेस को एंश्योर करता है। डेटा माइनिंग, अब बात करते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जो कि हमारा डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब है लार्ज डेटा सेट से हिडन पैटर्न, कोरिलेशंस और ट्रेंड को डिस्कवर करना यूज करके स्टैटिकल, मैथमेटिकल और AI टेक्निक्स का। सिंपल शब्दों में ये रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है, जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग में काम आता है। कॉमन टेक्निक्स ऑफ डेटा माइनिंग, जैसे कि क्लासिफिकेशन, इसमें डेटा को प्री डिफाइंड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि लोन एप्लीकेशन अप्रूव करना या रिजेक्ट करना बेस्ड होता है क्रेडिट हिस्ट्री पे। क्लस्टरिंग सिमिलर डेटा पॉइंट को ग्रुप करता है, जैसे कि कस्टमर को परचेज, उसका जो कस्टमर का जो है परचेज बिहेवियर के बेसिस पर उसको उसी तरीके के प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं। एसोसिएशन रूल माइनिंग, इसमें डेटा के बीच के रिलेशनशिप डिस्कवर किए जाते हैं, जैसे कि अगर कोई कस्टमर ब्रेड खरीदता है तो बटर भी खरीदने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें मार्केट बास्केट एनालाइज करते हैं। रेग्रेशन प्रिडिक्ट करता है कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यूज, जैसे कि एस्टिमेट करना क्या रहेगा आपके घर का प्राइस बेस्ड एरिया और लोकेशन पे। एनॉमली डिटेक्शन, इसका यूज होता है अनयूजुअल या सस्पिशियस पैटर्न डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड ट्रांजैक्शन पकड़ने के लिए इसका यूज होता है। टाइम सीरीज एनालिसिस, पास्ट डेटा के बेसिस पे फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करता है। फ्यूचर सेल्स फोरकास्ट करना बेस्ड होता है हिस्टोरिकल सेल्स डेटा पे। आप जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेटा माइनिंग। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं डेटा माइनिंग की? ये आता है रिटेल, यहाँ डेटा माइनिंग से प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दी जाती है, जैसे कि कस्टमर हु बाउट दिस आल्सो बाउट दैट। और मार्केट बास्केट एनालिसिस होती है, जैसे कि ब्रेड के साथ बटर का सेल पैटर्न देखना। इस तरीके से कोई अगर कस्टमर एक चीज लेता है तो उससे कनेक्टेड दूसरी चीज है तो उस चीज को भी खरीदेगा। फाइनेंस, क्रेडिट स्कोर के लिए या फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए एडवांस एल्गोरिथम लगाए जाते हैं। हेल्थ केयर में पेशेंट का रिस्क प्रिडिक्ट करने में हेल्प मिलती है, जिससे कि डिसीज के चांस कितने हैं या ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन देना। टेलीकॉम, यहाँ चर्न एनालिसिस होती है, यानी कौन कस्टमर सर्विस छोड़ने वाला है और कस्टमर सेगमेंटेशन किया जाता है फॉर टारगेटेड ऑफर दिए जाते हैं
जिससे पता पड़ जाए कि वो कस्टमर सर्विस छोड़ने वाला है तो उसको ऑफर दिया जाए जिससे कि वो हमारी सर्विस ना छोड़े। मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए डेटा माइनिंग का यूज होता है ताकि डाउन टाइम कम हो और मशीन जो है बेटर चले। बिजनेस इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट, इंटीग्रेट, एनालाइज और प्रेजेंट करते हैं ताकि बिजनेस डिसीजन स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक हो सकें। ये डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा माइनिंग और रिपोर्टिंग का कॉम्बिनेशन है जिससे मैनेजर को क्लियर इंसाइट मिलते हैं। बीआई कंपोनेंट्स, बिजनेस इंटेलिजेंस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? डेटा वेयरहाउस जो लार्ज स्केल पे वेल स्ट्रक्चर्ड हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है। OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस और फास्ट क्वेरी के लिए OLAP का यूज होता है। रिपोर्टिंग टूल्स, मैनेजर के लिए डैशबोर्ड, चार्ट और डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। डेटा माइनिंग टूल जो हिडन पैटर्न और ट्रेंड को अनकवर करते हैं। और डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा को विजुअल रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि पावर BI और टैबुला, जिनके थ्रू आप इंटरेक्टिव चार्ट और ग्राफ बना सकते हैं। अब जानते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस के। रियल टाइम डिसीजन मेकिंग को एनेबल करता है जिससे बिजनेस फास्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। बेटर डेटा विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग देता है, डेटा समझने में इजी हो जाता है इसकी वजह से। कस्टमर के बिहेवियर और को समझने में मदद करता है, जैसे वो क्या पसंद करता है, क्या परचेज टाइम है उसका, ये सब समझने में। ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाता है, बॉटलनेक आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और फोरकास्टिंग के थ्रू आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलते हैं। तो ये था हमारा यूनिट 3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए स्टडी विद हर्षित के साथ। और सभी यूनिट के नोट्स हमने फेसबुक पेज स्टडी विद हर्षित पे पोस्ट कर दिए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए फॉलो करें स्टडी विद हर्षित। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। और सभी के नोट्स हमने फेसबुक पेज स्टडी विद हर्षित पर अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।